Hello and welcome to channel, guys. This is the second lecture of a most important question series. So in the previous lecture we have discussed 50 questions. So also in this video we are going to discuss another 50 question, 52 questions. So in this video, in these questions, we will cover different types of questions, different format of questions like 10 questions from current affair and the 20 questions from assassin region. सो जो अससन रीजन के क्वेश्चन होते हैं वो आपके फ्री के मार्क्स होते हैं, आप बोल सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके बावजूद भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई थ्योरी नहीं आती तब भी आप उसको एनालाइज करके उसको अंडरस्टैंड करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे उसको सॉल्व करना है उसके बारे में भी इसमें वीडियो में बताया गया है। ओके, एंड इसके अलावा 20 क्वेश्चन आपके टेबल वाले जो क्वेश्चन होते हैं टेबल में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एक्ट मेंशन है उसके रिगार्डिंग उसकी जो ईयर, किस ईयर में इस एक्ट को लाया गया है, तो उस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं राइटर और उसकी बुक को लेकर के, या इम्पोर्टेंट डे और जो ऑब्जर्वेशन डेट होती है उसकी, तो ये ऐसे क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसमें एक क्वेश्चन के अंदर लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे नियर अबाउट 20 क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं वीडियो में, और तो इस प्रकार से आपके 80 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसका एक्सप्लेनेशन मेंशन है उसमें, तो आप देख सकते हैं, और उसके अलावा आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए जो भी फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ताकि आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करके आएँ और कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन है वो सही हो। सो ओके, सो लेट स्टार्ट। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, इट इज़ ऑल अबाउट मी, एंड आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे। वहाँ पर जो भी PDF फाइल मटेरियल्स सोशल पेपर 2 से लेकर के वहाँ उसको अपलोड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ ये जो वीडियो की लिंक भी यहाँ पर सबसे पहले इसको डाल दी जाती है, ताकि जो भी एस्पिरेंट्स हैं वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। बिकॉज समटाइम्स जो नोटिफिकेशन होता है यूट्यूब का पहुँचता नहीं है सभी के पास, तो आप एक बार टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो आप इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे लिंक के माध्यम से। ओके, और उसके अलावा जो भी ये PDF फाइल्स और जो भी मटेरियल है इसी टेलीग्राम पे इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं इजीली इसको रिकवर कर सकते हैं, वहाँ से उसको देख सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो काइंडली इसको आप लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसका जो बेनिफिट है सबको मिल सके। लेट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स 2020। 2020 में जो अभी रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की, आपको बताना है इसमें से कौन से 4 जो स्टेटमेंट मेंशन है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज इट हैज़ द टोटल ऑफ 153 पार्टिसिपेंट, मतलब 153 कंट्री का रिपोर्ट की तैयार की गई है, उसके आधार पर ये जो रिपोर्ट है इसकी जारी की गई है। ओके, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन बी दैट इज इंडियन रैंक, इंडिया रैंक जो है 112 है, हमारे देश की, भारत की जो रैंक है इसमें 112 है। और नॉर्वे इज़ द मोस्ट जेंडर न्यूट्रल कंट्री, जो नॉर्वे है सबसे ज़्यादा मोस्ट न्यूट्रल कंट्री, अर्थात वहाँ पर महिलाओं पुरुषों की संख्या है लगभग आसपास बराबर है, मेल फीमेल। और यमन की है दैट इज़ लीस्ट कंसर्न, लीस्ट जेंडर न्यूट्रल कंट्री। ओके, सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज सी, नॉर्वे। नॉर्वे नहीं है बेसिकली, आइसलैंड है जो टॉप किया है इस रिपोर्ट में, और ये जो रिपोर्ट है बेसिकली जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इसको पहली बार 2006 में जारी किया गया था, और इसमें 153 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। मतलब इसकी 153 कंट्रियों की रैंक बनी है और उसके आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ओके, और इंडिया की जो रैंक है 112 है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन इंडिया। इसमें से कौन सा पैरामीटर है, 4 ऑप्शन मेंशन है, कौन सा पैरामीटर है जिसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है SDI की रैंकिंग जारी करने के लिए। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम एंड दी एजुकेशन, एंड द लास्ट दैट इज इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ कंट्री, देश की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, क्या इसको इंक्लूड किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो यही सही है ऑप्शन डी, बिकॉज इसको इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, ये जो पैरामीटर है दैट इज़ नॉट इन्वॉल्व, दैट इज़ नॉट कंसिडर अंडर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके अलावा जो 3 इंडिकेटर है दैट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, आपको बताना है।
यहाँ पर चार ऑप्शन है, WHO, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो द राइट आंसर दैट इज सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब यहाँ से इस पर एक्सप्लेनेशन है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, और ये इसकी जो रिपोर्ट है 2020 की, जिसमें 82 कंट्री है उसमें पार्टिसिपेट किया है। मतलब 100 जो 82 कंट्री है उनकी रिपोर्ट रैंकिंग जारी की गई है। और यहाँ पर जो टॉप कंट्री है दैट इज़ डेनमार्क, और इंडिया की जो पोजीशन है दैट इज़ 76। ओके, तो यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि टॉप पोजीशन किसकी है, डेनमार्क की, इंडिया की रैंक क्या है 76, कितनी कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है 82। ओके, एंड किसके द्वारा ये जारी की जाती है, दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। सो आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आपके बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट कवर अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स। जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था देश में, अभी भी है, उस प्रोग्राम के अंतर्गत इसमें से कौन सा सेक्टर है विच इज़ नॉट कवर अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। सो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लाया गया था कि देश में मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उनको बूस्टअप मिले, और देश में ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, बाहर से कम आपको लाना पड़े। तो इसी के लिए बनाया गया था, इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ओके, सो जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इसी के अंदर आएगी, और बायोटेक्नोलॉजी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ये सभी के सभी अंडर द कम मेक इन इंडिया प्रोग्राम, बिकॉज ये सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आएंगे। और जो एजुकेशन है ये बेसिकली एक सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती है, that is come under the service sector. So education, it is not a part of make in India program. Okay, now the next question number 5, what is the name of economic package launched by the central government to counter the effect of lockdown in the view of COVID-19। अभी COVID-19 के दौरान जब लॉकडाउन हो गया था तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, काउंटर करने के लिए कौन सा पैकेज भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है, इकोनॉमिक पैकेज, आर्थिक पैकेज। सो 4 ऑप्शन दिए हैं, COVID-19 पैकेज, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर भारत पैकेज, एंड ऑप्शन सी आर्थिक निर्भरता पैकेज, एंड ऑप्शन डी दैट इज आर्थिक पैकेज। सो ये तो सबको पता होगा कि जिसका राइट आंसर दैट इज आत्मनिर्भर भारत पैकेज। और बट नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि इस पैकेज के अंतर्गत कितना जो इकोनॉमिक पैकेज है उसका अमाउंट कितना है। सो दैट इज 20,97,053 crores। सो द फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। So next question number 7, गवर्नमेंट एम टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड। भारत सरकार के द्वारा ये जो एम रखा गया है, उनका ये उद्देश्य है कि देश में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आपकी क्या उसकी डेडलाइन है, कब तक ये कंप्लीट करने का इनका उम्मीद है, क्या आशा है, उनकी जो एम है, उद्देश्य कब तक कर सकते हैं पूरा। तो ये जो 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी अगर अचीव करनी है तो उनका जो मेन एम था कि ये शायद मार्च 31, 2021 तक ये उसको पूरा करेंगे। इस उद्देश्य के साथ ये स्टार्ट किया है भारत सरकार के द्वारा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन इज बीइंग प्रोवाइडेड टू शिशु मुद्रा लोन्स। शिशु मुद्रा लोन्स जो दी जाती हैं, आपको बताना है कितना इंटरेस्ट रेट पर ये बेसिकली दी जाती है। फर्स्ट 1%, 2, 3 या 2.5। सो दैट इज़ 2%। 2% इंटरेस्ट रेट पे बेसिकली ये 12 महीने के लिए शिशु मुद्रा योजना के अंतर्गत दिया जाता है, फंड लोन दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एडिशनल अमाउंट विल बी गवर्नमेंट एलोकेट टू मनरेगा। जो बेसिकली इस योजना के अंतर्गत जो भी अनस्किल्ड लेबर होती है ना, उनको काम दिया जाता है 100 दिन के लिए, तो उसमें जो इनको वेजेज मिलती है तो उसको बढ़ाने के लिए बेसिकली भारत सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें ऐड किया है। सो वो कितना है आपको बताना है। सो दैट इज 40,000 crore। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया है कि व्हाट अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेडिया विल बी गिवन टू 3 crore पुअर। जो पुअर सिटीजन होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनकी लगभग संख्या 3 करोड़ है इसमें, पुअर लोग, और साथ ही साथ पुअर विडो, और इसके अलावा जो गरीब, जो दिव्यांगजन होते हैं, हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, सभी के सभी जो लगभग इसमें दिया गया है कि 3 करोड़ लोग हैं, उनके लिए कितना अमाउंट बेसिकली ये भारत सरकार के द्वारा इसको दिया जाएगा। सो दैट इज़ 1,000 रुपये दिया जाएगा लगभग 3 करोड़ पुअर के लिए। इसमें इंक्लूड कौन कौन है, इनमें इंक्लूड है सीनियर सिटीजन्स, विडोज, दिव्यांगजन। ठीक है, सो ये बेसिकली ऑप्शन इसका जो फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, 1,000 रुपये दिए जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज आल्सो नोन एज
इसको क्या बोला जाता है इसके अलावा? ये कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसको बोला जाता है रियो 2012। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फोर डोमेन ऑफ सर्कल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी यूज बाई यूनाइटेड नेशंस। आपको बताना है यूनाइटेड नेशन के जो द्वारा ये जो 4 डोमेन है किसके सस्टेनेबिलिटी के कौन कौन से हैं। जैसे मान लो ये सस्टेनेबिलिटी का सर्कल है ना, तो इसमें 4 डोमेन है, तो 4 डोमेन कौन कौन से हैं आपको बताना। 4 ऑप्शन दिए हैं। इकोनॉमिक, बेसिकली इसमें 4 ऑप्शन क्या, मैं चारों ऑप्शन बता देते हैं कि इकोनॉमिक है, सोशल है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, इकोलॉजिकल है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। तो ऑफकोर्स इसका इकोलॉजिकल नहीं होगा, बट उसके अलावा सोशल, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, अर्थ और राजनीतिक रूप से, और कल्चरल रूप से, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से। ये बेसिकली चारों के चारों जो 4 डोमेन है, दैट इज कम अंडर द सर्कल ऑफ सस्टेनेबिलिटी विच इज यूज बाय द यूनाइटेड नेशन। सो जो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनको उनको इन्फोर्स करने के लिए इनमें से कौन सी अथॉरिटी, कौन सी बॉडी है जिनके पास अधिकार होता है कि वो रिट्स इशू कर सकते हैं। ओके, रिट्स कौन कौन सी होती हैं अगर आपने पढ़ी होगी तो प्रोविज़न, और उसके अलावा सरसरीज, मैंडेमस और क्यू वारंटो, ये सभी जो रिट्स होती हैं ना, ये जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। और उसके अलावा जिसमें दिया है ऑप्शन डी, सी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इसके द्वारा नहीं जारी की जाती है। बट पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो चाहे तो किसी भी जो लोअर कोर्ट है या लोअर अथॉरिटी है उसको भी रिट्स, ये जो अधिकार होता है दे सकती है कि वो भी रिट्स जारी कर सकते हैं। बट इन जनरली अगर हम बात करें तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास होती है। सो ऑप्शन नंबर बी सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें पूछा गया है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को लेकर के इसमें कौन सा आर्टिकल सही है, कि मतलब कौन से आर्टिकल में ये प्रोविजंस है जहाँ पर अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने की बात की गई है, ख़त्म करने की बात की गई है। सो दैट इज आर्टिकल 17। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हैं आर्टिकल, जो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल है 14 से लेकर 18 तक है। इसमें बेसिकली बात की गई है कि सभी, कोई भी इंसान किसी भी जेंडर का, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, रेस या उसका बर्थ प्लेस कोई भी हो, उसको पूर्ण अधिकार है, उसको पूरे पूरे राइट्स दिए जाएंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशंस। और किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में उसको कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो यही सब मेंशन है राइट टू इक्वालिटी में। और जो आर्टिकल 17 है वो इसी को लेकर के है, राइट एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि एग्जैक्टिव पावर जो होती है ना यूनियन की, वो किसके हाथ में होती है। द एग्जैक्टिव पावर ऑफ यूनियन इज बेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो। सो in the hand of prime minister, home minister, vice president and president. So executive power which belong to the president of India. So option number D is correct. Now question number 16, the impeachment of the president is carried out which of the following. तो जब भी जो राष्ट्रपति होता है उसको हटाना होता है तो उसकी इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, डायरेक्ट इसको नहीं हटा जा सकता है। तो उसको पार्लियामेंट में पहले, पार्लियामेंट के माध्यम से प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इम्पीचमेंट की प्रक्रिया होती है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही स्टार्ट की जाती है। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ऑफ प्रेसिडेंट कैन कैरीड आउट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन दी पार्लियामेंट। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट हो जाएगा। जहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज जो क्वेश्चन में जहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है वहाँ उसको प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। 17 क्वेश्चन नंबर, 7th शेड्यूल इन दी कंसर्न, हमारे भारतीय संविधान में कितने शेड्यूल हैं टोटल, दैट इज़ 12, ठीक है। 12 में से जो 7वां शेड्यूल है पूछा गया है कि वो किससे डील करता है, क्या भाषा से लेकर के, या फिर सेंट्रल और स्टेट, राज्य सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके बीच में जो पावर होता है उसको पार्टीशन करने के लिए, या फिर जुडिशियल एरिया को, जो स्टेट का जुडिशियल एरिया होता है उसको लेकर के, या फिर पंचायती राज को लेकर के। पंचायती राज तो नहीं होगा। ओके, नाउ देख लेते हैं इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो बीच का पावर है उसको पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब पार्टीशन करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, पार्टिसिपेट नहीं है। ये 7th शेड्यूल है। ओके, यहाँ पर सभी शेड्यूल को देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पर जो बात की गई थी ना इसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं। 7th शेड्यूल को बेसिकली कंकरेंट लिस्ट होती है उसको लेकर के बात की गई है इसमें, कि कंकरेंट लिस्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ है द राइट्स, कि कोई भी जो एक्ट है या कोई कानून बनेगा ना तो दोनों को अधिकार होता है कि अपने अपनी उसमें इनपुट दे सकते हैं।
क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, और कंकरेंट लिस्ट किस में आती है, अंडर द आर्टिकल शेड्यूल 7। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट है, कुछ शेड्यूल पूरे मेंशन है किए गए हैं यहाँ पर, टोटल 12, और जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर बता देते हैं आपको 11, 12 जो कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को लेकर है, और उसके अलावा 11th जो 8th शेड्यूल दैट इज रिलेटेड टू लैंग्वेज। अब पढ़ना आपको सभी है, ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज़्यादा है, आप पढ़ लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इसकी जो ट्रैक है ट्रैक बता देते हैं, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ओके, TE यहाँ पर ये भी है। तो इसकी जो टोटल 12 है उसको आप देख सकते हैं, लास्ट वाला है मतलब म्यूनसिपैलिटी, P4 आपका ये विलेज पंचायत करके होगा, ठीक है। D फॉर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, L फॉर लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सभी है। तो आप इसको सीक्वेंस में लगा के टोटल 12 होंगे और इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि हमारे भारतीय संविधान में इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम दी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस कौन सा इसमें क्या चीज़ नहीं ली गई है, व्हाट इज़ नॉट टेकन फ्रॉम दी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। आपको बताना है कि हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से क्या नहीं लिया गया है, बिकॉज हमारे भारतीय संविधान से में बहुत सारी कंट्रियों से कुछ ना कुछ वहाँ का कुछ ना कुछ प्रोविंस हमारे इसमें संविधान में मेंशन है, कुछ आर्टिकल मेंशन है, जैसे कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री रूल्स ये तो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, एंड सिंगल सिटीजनशिप ये भी लिया गया है कि, और उसके अलावा ऑप्शन सी जो दिया है फंडामेंटल राइट ये नहीं लिया गया है, ये बेसिकली USA से लिया गया है। ओके, सो USA के संविधान से फंडामेंटल राइट को बोरो किया गया है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कांट बी नल ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है ना, तो उस समय पर हमारे जो सिटीजन होते हैं ना देश के, उनके पास कुछ अधिकार होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो कि उस समय भी नल नहीं होते हैं, अर्थात उनके पास कुछ ना कुछ अधिकार बचे रहते हैं ड्यूरिंग दी नेशनल इमरजेंसी। तो वही बताना है आपको, जो जो राइट्स हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। तो वो 20 और 21 कौन कौन से आर्टिकल हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो यहाँ पर आर्टिकल 20 और 21 मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 20 है बेसिकली, इसमें ये रिलेटेड है कि प्रोवाइड दी दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ लॉ। जब तक आप कोई लॉ, कोई कानून नहीं तोड़ते तब तक आपको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। एंड नो पर्सन शैल बी पनिश्ड, मतलब एक ही, अगर आपने कोई गलत काम किया है, कोई ऑफेंस किया है या कोई आपने वायलेट किया है रूल को, तो एक गलती के लिए आपको बार बार 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। एंड दी इसी प्रकार आर्टिकल 21 है कि ये गारंटी दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसको अधिकार है, पर्सनल लिबर्टी है, लाइफ का पूर्ण अधिकार होता है। ये सभी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, उसके दौरान भी ये सभी अधिकार उनके पास रहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है, बेसिकली पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सुनामी, अर्थक्वेक आता है या कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो उसके बाद फिर जो डिजास्टर टीम होती है बेसिकली किस प्रकार से रिहेबिलिटेट करती है, कैसे उनको रेस्क्यू करती है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसके बारे में बताना है सीक्वेंस में, ठीक है। तो सबसे पहले रेस्क्यू करना, उसके बाद उनको रिलीफ प्रोवाइड कराना, ओके, उसके बाद रीसेटलमेंट करना, उनको व्यवस्थित करना एक जगह रहने के लिए, लास्ट में उनको रीसेटलमेंट देना, मतलब व्यवस्थित जगह से एक जगह उनको फिक्स कर देना रहने के लिए। सो ये बेसिकली प्रोसेस है, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है कि इसमें अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस इन लॉजिकल सीक्वेंस। आपको लॉजिकल सीक्वेंस में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनको सीक्वेंस में लगाना है। किसके लिए लगाना है कि जो रिसर्च प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, आपको यही बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, डाटा कलेक्शन, सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव। अब जो भी आपको रिसर्च करना है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे ना, आपको बेसिकली करना क्या है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके एम ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, देन उसके बाद डेटा कलेक्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ये, सेकंड ये हुआ, देन उसके बाद क्या करेंगे, फिर डेटा को एनालाइज करेंगे, एंड देन लास्ट में उसको रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो सीक्वेंस हो गया, दैट इज फर्स्ट सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, देन फोर्थ एंड थर्ड। सो इसका जो राइट आंसर हो गया फर्स्ट वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि द प्रोग्राम फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व
जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसमें क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। आइडेंटिफाइंग दी इंडिकेटर्स, इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करना, देन दी एक्टिविटी को डेवलपमेंट फेज में लाना, देन उसके बाद फिर जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको स्पेसिफाई करना, या फिर फोर्थ जो ऑप्शन दिया है दैट इज सेटिंग अप द गोल, गोल को सेट करना। तो आपको बताना है कि इसका सीक्वेंस क्या है बेसिकली। तो सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम, जैसे कि पहले बताया कि आपके ऑब्जेक्टिव गोल क्या है, क्या ये है, सबसे पहले वो उसको आप सेटिंग अप करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद आता है आपका इसमें डेवलपिंग दी एक्टिविटी। उसके बाद जो भी एक्टिविटी है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, डेवलप करेंगे। देन उसके बाद लास्ट में आपके जो इंडिकेटर होते हैं उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका हो गया फोर्थ, थर्ड, इसका सेकंड एंड फर्स्ट। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया है कि पुट द डेटा एनालिसिस प्रोसेस इन दी सीक्वेंस ऑर्डर। आपको ये जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसका जो एनालिसिस किया जाता है तो उसको सीक्वेंस में आपको लगाना है रिसर्च में। जब भी आप रिसर्च करने जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है, उसके आधार पे आप डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाते हैं। तो आपको बताना है कि क्या सीक्वेंस है उसका, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, कोडिंग एंड दी एनकोडिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हम उसको डेटा को एडिटिंग करेंगे उसकी, क्योंकि आपके पास जो डेटा होता है वो रॉ मटेरियल टाइप का होता है कि बहुत सारा उसमें डेटा आप कलेक्ट कर लेते हैं, आपको जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी आप एडिटिंग करेंगे। उसके बाद कोडिंग करेंगे, आप प्रॉपर कोडिंग करेंगे उसकी। देन उसको बाद क्लासिफाइड कर देंगे, बाइफरकेट कर देंगे कि जो डाटा जिस भी आपका ग्रुप का है, जो भी आपका पैरामीटर है, डिफरेंट पैरामीटर होते हैं आपके रिसर्च करने के। तो जो भी डाटा जिस पैरामीटर के लिए आपने कलेक्ट किया है उसको वहाँ सेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। देन उसके बाद उसको टैबुलेशन मेथड के माध्यम से उसको बाइफरकेट कर देंगे डेटा को। और उसके बाद ये सबसे पहले आएगा आपका फोर्थ, देन उसके बाद थर्ड, देन फर्स्ट एंड सेकेंड। सो आप देख सकते हैं कौन सा आंसर है इसका, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 में बेसिकली असर्शन रीजन क्वेश्चन है और आपको बताना है कि जो असर्शन है और जो रीजन है दोनों करेक्ट है। अगर दोनों करेक्ट है तो आपको बताना है क्या जो रीजन है उसका राइट एक्सप्लेनेशन है। सो इसमें बताना है आपको कि जो इंटरपर्सनल रिलेशन है इज इनेबलिंग फैक्टर। इनेबलिंग फैक्टर होते हैं किसके लिए, ताकि जो इंडिविजुअल की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको सुलझाने के लिए किसके माध्यम से, सोशल केस वर्क के माध्यम से। जो बेसिकली असर्शन इसका दिया गया है, ये स्टेटमेंट है, बताया गया है कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं ना, उनके माध्यम से हम केस वर्क प्रोसेस के माध्यम से लोगों की समस्या है उसको सुलझा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये असर्शन है। उसके बाद इसका रीजन दिया है कि स्टेबलाइजिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको सुलझाने के लिए हम अगर ऐसे रिश्ते बनाते हैं, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनाते हैं, लोगों के बीच में क्लाइंट होता है और यहाँ पर सोशल वर्कर होता है। अगर उनके बीच में एक अच्छा एक प्रोफेशनल रिश्ता बन जाता है तो थोड़ी आसानी होती है किसी भी इंडिविजुअल की या किसी ग्रुप की समस्या को सुलझाने के लिए। तो ऑफकोर्स इसका जो रीजन दिया है करेक्ट दिया है और असर्शन तो सही था ही, कि हमें जब भी किसी भी इंडिविजुअल की समस्याओं को ठीक करना है, उनको सुलझाना है, तो एक इंटरपर्सनल रिलेशन बनाते हैं। तो ये भी सही था और ये भी ठीक है। और उसके बाद ये जो रीजन है उसका राइट एक्सप्लेनेशन भी है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड, सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, इसमें भी सोशल रीजन दिया है और इसमें पूछा गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ पैटर्न ऑफ रिसोर्सेज यूज दैट एम टू मीट दी ह्यूमन नीड्स वाइल प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करते हुए जो भी प्रेजेंट टाइम की जो नीड्स होती हैं ह्यूमन की, उनको फुलफिल करना ही ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, ये तो असर्शन ठीक है। और इसका जो रीजन दिया है कि इट सर्व द नीड ऑफ प्रेजेंट एज वेल एज द फ्यूचर जनरेशन। इसके माध्यम से जो फ्यूचर जनरेशन की जो नीड होती हैं वो भी फुलफिल हो जाएंगी और प्रेजेंट टाइम की जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल होगी। तो ये आपको बताना है क्या दोनों करेक्ट है। सो इसका जो फर्स्ट करेक्ट है और उसका जो राइट भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में असर्शन रीजन दिया गया है और इसमें बोला गया है कि असर्शन में बोला गया है कि देयर इज द गैप बिटवीन द सोशल पॉलिसी स्टेटमेंट एंड द डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये असर्शन जो है राइट है, बिकॉज सोशल पॉलिसी अलग चीज़ होती है। सोशल पॉलिसी बनने के बाद फिर प्रोग्राम बनते हैं, हमारे प्रोग्राम डेवलपमेंट होते हैं। तो ये बेसिकली जो बात है ये ठीक है कि उसमें गैप होता है सोशल पॉलिसी स्टेटमेंट में और डेवलपमेंट प्रोग्राम में।
और उसका जो रीजन दिया है कि क्यों ऐसा होता है, द रीजन इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड द कमिटमेंट इन द फॉर्मुलेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना और उसको फॉर्मुलेट करना, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए पॉलिटिकल बिल चाहिए और कमिटमेंट चाहिए। तो ये इसका रीजन दिया है कि इसमें जो पॉलिटिकल बिल होती है कमज़ोर होती है, लैक ऑफ पॉलिटिकल बिल होता है, इसी वजह से जो प्रोग्राम्स होते हैं प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। तो ये जो बात है, ये रीजन दिया है, ये भी ठीक है और इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन भी दिया है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 में भी असर्शन रीजन मेंशन है और असर्शन में दिया है द सोशल वर्क एंड ह्यूमन राइट्स आर बेस्ड ऑन द सेम फिलोसफिकल फंडामेंटल। सो जो सोशल वर्क में जो फाउंडेशन है और जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है दोनों ही एक ही जैसी होती है। तो ये असर्शन करेक्ट है बिकॉज आप जब भी पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर तो उसमें लास्ट में एक हेडिंग होती है कि जो सोशल वर्क होते हैं किस प्रकार से वर्क करते हैं, सोशल वर्क में, सोशल केस वर्क में, सोशल ग्रुप वर्क में। तो उसमें वैल्यू के बारे में मेंशन किया होता है। तो वैल्यू बेसिकली जो वैल्यू होती है सोशल वर्कर की काम करने की और जो ह्यूमन राइट्स की, दोनों एक ही जैसी होती है। तो ये बात ठीक है, उसकी जो फिलोसफिकल फाउंडेशन है दोनों की एक ही जैसी होती है। और रीजन दिया है कि बोथ हैव सिमिलर वैल्यू, जैसे कि मैंने अभी बताया, जैसे कि डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रुप कम्युनिटी। जैसे क्लाइंट है एक और यहाँ सोशल वर्कर है, तो ये जब भी इसकी मदद करने जाएगा, इसको सपोर्ट करने जाएगा, तो उसकी जो इंडिविजुअल की जो रिस्पेक्ट होती है, डिग्निटी होती है, उसको मेंटेन करते हुए और उसके बाद फिर उसको प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों ही सही है और इसका जो रीजन है ये उसका राइट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज फर्स्ट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया है कि बेसिकली लेजिस्लेशन जो कानून होते हैं विच मेजर अलोन कांट रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ क्राइम्स। जो भी क्राइम्स होते हैं तो उसमें बोला गया है सेशन में कि जो लॉ बनाया जाता है, कानून होते हैं, लेजिस्लेशन होते हैं, वो केवल हमारे जो क्राइम होते हैं, उसके इंसिडेंट होते हैं ना, उसको कम नहीं कर सकता, दैट कांट रिड्यूस। सो ये बात ठीक है। एंड इसका जो रीजन दिया है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन डज नॉट रिक्वायर्ड सोसाइटल सपोर्ट। और अगर आपको प्रॉपर तरीके से जो लॉ है उनको इम्प्लीमेंट करना है तो इसमें दैट डज नॉट रिक्वायर्ड, तो उसके लिए हमको कोई सोसाइटल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है और इसका जो राइट, ये इसका सही से इसको एक्सप्लेन नहीं करता है। सो इसका जो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट तो सही था बट जो उसका रीजन था ना वो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। क्वेश्चन नंबर 29 बेसिकली दो लिस्ट दी गई है, आपको मैच कराना है, पेयर करना है बेसिकली लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट में 1 में कुछ मॉडल दिए गए हैं और लिस्ट 2 में बेसिकली यहाँ पर कुछ सर्विसेज दी गई हैं, क्या क्या मेंशन किया गया है, आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। सो इसमें जो फर्स्ट एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये आया था आपका 1986 में। और उसके बाद अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आया था 1955 में। और उसके बाद डॉरी प्रोविजन एक्ट आया था आपका 1961 में। और फैक्ट्री एक्ट तो पता ही होगा आपको, ये तो एकदम याद होना चाहिए आपको, 1948। ये बहुत सारे क्वेश्चन में आ जाएगा। सो ये आप मैच करा लीजिए और इसको लिख भी लीजिए अगर आपको याद नहीं है। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि आपको बेसिकली इसमें भी लिस्ट दी गई है और आपको बताना है जो मूवमेंट है और उसके साथ साथ जो भी इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे वो लीडर थे कौन कौन से हैं, आपको बताना है, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हैं एंटी करप्शन मूवमेंट तो अन्ना हजारे के द्वारा लाया गया था। और नर्मदा बचाओ मूवमेंट आपको पता होगा किसके द्वारा लाया गया था, ये मेधा पाटकर के द्वारा। और उसके बाद चिपको मूवमेंट किसके द्वारा लाया गया था, ये लाया गया था आपका सुंदरलाल बहुगुणा के माध्यम से। और राइट टू इन्फॉर्मेशन दैट इज कम बाय दी अरुंधति रॉय। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसको देख लेते हैं। ये ऑप्शन जो करेक्ट है 3 4 2 1, एंटी करप्शन अन्ना हजारे और नर्मदा बचाओ मूवमेंट मेधा पाटकर, चिपको मूवमेंट दैट इज कम बाय दी सुंदरलाल बहुगुणा, और जो लास्ट वाला था अरुंधति रॉय के द्वारा लाया गया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में 2 लिस्ट मेंशन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। आपको मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट डे मेंशन है और उसके साथ लिस्ट 2 में उसकी इंपॉर्टेंट जो डेट है, इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है या इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है, इस इवेंट को, इसके रिगार्डिंग है। तो आपको मैच करना है पेयर को। सो नेशनल यूथ डे विच इज ऑब्जर्व ऑन 12 जनवरी, आपको पता होगा। एंड नेशनल वीमेन डे दैट इज ऑब्जर्व ऑन दी 8 मार्च। एंड द इंटरनेशनल टीचर्स डे विच इज
celebrated on the 5th of October, and the last that is World Environment Day which is observed on the 5th जून होगा, ये 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 6th नहीं होगा शायद, 5th जून। सो इसका होगा सेकंड। सो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी 6 करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी दो लिस्ट मेंशन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और लिस्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट मेंशन है और लिस्ट 2 में उसकी ईयर मेंशन है कि किस ईयर में ये एक्ट आया था, लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है और आप इसमें देख सकते हैं लिस्ट 1 में मेंशन है द ट्रेड यूनियन एक्ट, द माइन एक्ट, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एंड द ऑप्शन दैट इज मिनिमम वेज एक्ट। तो इसका जो फर्स्ट का जो ट्रेड यूनियन एक्ट आया था आपका 1926 में, ओके, एंड द माइन एक्ट दैट इज कम इन 1952, एंड दी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट ये आया था आपका 1972 में, और मिनिमम वेज एक्ट आया था 1948 में। तो आपके यहाँ से पेयर कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4-3। सो इसका जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, 4-3-1-2 ऐसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट आर्टिकल मेंशन है और आपको बताना है कि जो आर्टिकल है उसके रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस मेंशन है लेफ्ट साइड में और उसके साथ राइट साइड में कुछ आर्टिकल मेंशन है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें राइट मैच करना है, आपको मैच कराना है बेसिकली। सो आप देख लीजिए, ये जो राइट टू इक्वालिटी है दैट इज कम अंडर आर्टिकल 14, ये आपको ऑलरेडी ये पहले वाले क्वेश्चन बताया था। एंड राइट टू फ्री लीगल एड ये किस में आएगा, इसमें से राइट टू फ्री लीगल एड आएगा आपका आर्टिकल 21 में। और फंडामेंटल राइट कहाँ किस में आएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये आएंगी आपकी आर्टिकल 51 में। और वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन दैट इज कम अंडर आर्टिकल 46, ये तो आपका DPSP के अंदर आएगा, आपने देखा ही होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का 3412 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 3412 ही है। 3 राइट टू इक्वालिटी, 14 3-4 राइट टू फ्री लीगल एड अंडर आर्टिकल 21 एंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 46 51A। और जो ड्यूटी है, सॉरी फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी हैं जो कि आर्टिकल 51 के अंतर्गत आती हैं, 51A। और जो डी है वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन कम अंडर आर्टिकल 46। सो आप इसको याद कर सकते हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल है और ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ NGO इन दी सीक्वेंस। आपको बताना है कि जब NGO को इस्टेब्लिश किया जाता है तो क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं इस्टेब्लिश करने के लिए, और इसके सीक्वेंस में आपको लगाना है। 4 दिए गए हैं, मिशन, विजन, स्ट्रैटेजी एंड ऑब्जेक्टिव। तो आपको यहाँ बताना है कि क्या इसकी सबसे पहले क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास विजन होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। अगर विजन नहीं होगा तो कैसे आप इस्टेब्लिश करेंगे। सो ये जो सीक्वेंस है इसका सबसे पहले विजन, उसके बाद फिर उसके आपके पास मिशन होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, उसके बाद लास्ट में स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो इसका आप देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा, सेकंड के बाद फर्स्ट एंड दी ऑब्जेक्टिव एंड दी फोर्थ स्ट्रैटेजी, सेकंड फर्स्ट एंड फोर्थ थर्ड। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 36 इसमें पूछा गया है कि आपको बेसिकली प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। यहाँ पर नीचे 4 स्टेटमेंट हैं और चारों स्टेटमेंट को आपको एक सीक्वेंस में लगाना है बेसिकली। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट मेंशन किया गया है कि द मेंबर ऑफ द सिमिलर एज ग्रुप्स, एक ही ग्रुप के जो मेंबर होते हैं एंड अवेलेबल विद द इंटरेस्ट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, जो भी खेल की उनकी एक्टिविटी होती है उसमें सेम एज ग्रुप के सभी मेंबर एकत्रित होते हैं, अवेलेबल होते हैं उसके, और उसका ग्रुप बिकम कोहेंसिव एंड गोल अचीव्ड। ग्रुप एक कोहेंसिव बन जाता है और उसके बाद जब कोई भी एक्टिविटी पूर्ण होती है तो आपका जो गोल है वो अचीव हो जाता है। देन उसके बाद दिया है थर्ड स्टेटमेंट में ग्रुप गोल आर आइडेंटिफाइड एंड देन द क्लियरली स्टेट्स, जो भी आपका गोल है ग्रुप का उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उस पर काम करना। एंड फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया है स्टेटमेंट दैट इज प्रोग्राम प्लान एंड कैरिड आउट। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी करना है तो पहले हम प्रोग्राम को प्लान करेंगे, देन उसके बाद कैरी आउट करेंगे। सो आपको चारों को बताना है कि सबसे पहले क्या आएगा। तो फर्स्ट आएगा इसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कि सेम एज ग्रुप के जो मेंबर होंगे वो एक साथ एकत्रित होंगे कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। और उसके बाद आएगा आपका ग्रुप गोल आइडेंटिफाई, उसके बाद फिर हम उस पूरे ग्रुप का एक गोल होगा
उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको प्रॉपर क्लियरली इसको स्टेट करेंगे कि हमको करना क्या है। देन उसके बाद आएगा आपका उस प्रोग्राम का प्लान करेंगे, उसको कैरिड आउट करेंगे और लास्ट में सेकंड आएगा, क्योंकि लास्ट में जो गोल है आपका अचीव हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा दैट इज फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ये आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इसमें आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 मेंशन है और उसमें लिस्ट 1 में ऑथर मेंशन है और उसके बाद लिस्ट 2 में उसके रिगार्डिंग जो बुक है उनके द्वारा जो लिखी गई बुक है वो मेंशन की गई है। आपको बेसिकली इसको मैच करना है, पेयर करना है। सो द फर्स्ट दैट इसमें जो ऑथर है वो मेंशन है कैपलन जी 1961। इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? तो इनके द्वारा ये बुक है दैट इज अ कम्युनिटी अप्रोच टू हेल्थ, मेंटल हेल्थ को लेकर के इन्होंने बुक लिखी थी। उसके बाद इसमें जो सेकंड है डगलस टी 1993 में, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? ये दैट इज द थ्योरी ऑफ ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। एंड उसके बाद ये मैस्लो के द्वारा 1943 में, इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? और यहाँ पर आप दो ही ऑप्शन आपके पास बचे हैं, देख सकते हैं कौन सा होगा। इसके द्वारा लिखी गई थी द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और लास्ट कॉर्लेट के द्वारा 1945 में कॉमन है ह्यूमन नीड्स, इनके बारे में लिखा गया है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का। यहाँ आप देख सकते हैं 3 4 क्या क्या है इसमें, 3 4 और 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, इसमें बेसिकली इसमें भी मैच द फॉलोइंग है, आपको बताना है, मैच कराना है, बेसिकली पेयर करना है। एक साइड में जैसे यहाँ दिया गया है मोनोगैमी, पॉलीगैमी, ये बेसिकली शादी को लेकर के है, स्तर को लेकर के, उनके स्टेटस को लेकर के, किस प्रकार की शादी होती है उसको क्या बोलते हैं। सो वही मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो मोनोगैमी क्या होती है? मोनोगैमी का मतलब होता है कि एंड वन एंड ओनली वाइफ। ओके। एंड पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? पॉलीगैमी का मतलब होता है वन मोर देन वन वाइफ, मतलब एक से ज़्यादा जो वाइफ होती हैं उसको बोलते हैं पॉलीगैमी। और कॉन्सेंसुअल यूनियन क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है कि परफेक्ट रिलेशनशिप एंड लिविंग टुगेदर। और सीरियल मोनोगैमी क्या होती है? इसका मतलब होता है सम अर्लियर वाइफ्स हैव गॉट रीमैरिड। ठीक है, तो ये आपके ये बेसिकली आप एक काम कर सकते हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप जब भी कोई इसका प्रीवियस क्वेश्चन उठाएंगे तो एक क्वेश्चन तो जरूर होगा इसको लेकर के। ठीक है, मोनोगैमी, पॉलीगैमी या सीरियल मोनोगैमी, तो इसको आप अलग से लिस्ट बना सकते हैं इसकी और उसको याद कर सकते हैं। सो अभी इसका मैंने बता दिया कि जो इसका हो जाएगा मोनोगैमी का फोर्थ हो जाएगा, उसके बाद इसका पॉलीगैमी का दैट इज फर्स्ट मोर देन वन वाइफ, एंड consensual union that is perfect relation, and serial monogamy or some similar some earlier wife have got remarried, दोबारा शादी हो जाना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में बेसिकली इसमें भी मैच द फॉलोइंग है, आपको पेयर करना है बेसिकली। सो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कौन सा सही हो जाएगा। सो यहाँ लिस्ट 1 लिस्ट 2 में देख सकते हैं, लिस्ट 1 में जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, कुछ टर्म दी गई हैं, आपको बताना है किससे रिलेटेड है। जैसे ट्रांसफरेंस, पेरोल, कल्चरल लैग एंड अवार्ड। तो चारों की चारों जो टर्म है उसको बताना है कि यहाँ से किससे मैच करेंगे। सो इसकी जो ट्रांसफरेंस का मतलब होता है, ये बेसिकली रिलेटेड है साइकेट्री को लेकर के। ठीक है, और उसके बाद जो पेरोल है ये तो आपको पता होगा क्रिमिनोलॉजी को लेकर के है। और कल्चरल लैग के बारे में हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर आपने देखा होगा तो उसमें बताया था किस प्रकार से कल्चरल लैग इंडिया में कैसे ज़्यादा प्रेवलेंट है। फॉर एग्जांपल कल्चरल का एग्जांपल हमने दिया था, ये बेसिकली है सोशोलॉजी को लेकर के। ठीक है, और अवार्ड है ये लॉ को लेकर के। कल्चरल के बारे में हम डिस्कस किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, अदरवाइज हम एक एग्जांपल लेकर बता सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसको कॉपी करते हैं लोग और उनकी तरह बनना चाहते हैं, या उनकी तरह जो वहाँ का जो सिस्टम है उसको अडोप्ट कर लेते हैं, वहाँ के कल्चर को अडोप्ट कर लेते हैं। बट हमारे यहाँ के जो संस्थान है, हमारे यहाँ के सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो उतनी डेवलप नहीं है कि वो बेसिकली लोगों को कोप अप कर पाएँ, उनकी तरह चल पाएँ। के बीच में लैग हो जाता है, कमी हो जाती है संस्थाओं के बीच में और लोगों के जो कल्चरल विकास हो जाता है उसके बीच में। तो बेसिकली साथ में काम नहीं कर पाते हैं, तो इसी बेसिकली कल्चरल लैग को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका है सोशोलॉजी को लेकर के। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा। इसमें इसका 3 था, इसका पेरोल का 4 था, 3 4 2 1। सो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में भी इसमें आपको मैच द फॉलोइंग है। एक्चुअली क्या है कि मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इसलिए हम डालते हैं, इसमें आपको एक क्वेश्चन नहीं 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन को इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी का एक लिस्ट लेकर के इसका क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, इससे एक ही क्वेश्चन बनेगा। बट अगर हम इसमें एक ही लिस्ट में 4 डाल देते हैं तो इसमें 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। तो इसमें अगर 50 क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं नियर अबाउट आप 150 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं इसमें, इस वीडियो में। तो आप सभी क्वेश्चन देख लिया करें अच्छे से, और जो भी अगर नहीं आता है आपको तो आप उसको लिख लीजिए अलग से और याद कर लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। आपको लिस्ट दी गई है, आपको बताना है कि जो यहाँ पर थिंकर मेंशन है और साथ ही उनके वर्क उनके द्वारा काम किए गए हैं और डिफरेंट टाइप के मॉडल दिए गए हैं, तो उनके किसके कौन सा मॉडल है आपको मैच करना है, ठीक है। तो जेन एडम्स के द्वारा कौन सा मॉडल दिया गया, इनके द्वारा दिया गया था मॉडल ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। उसके बाद जोहारी बटू, ये किससे रिलेटेड है, दैट इज़ नॉन टू अननोन और अननोन टू सेल्फ। एंड उसके बाद एच पर्लेमन के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई, कौन सा मॉडल दिया गया, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, ये तो आपको पता ही होगा। और मैरी रिचमंड के द्वारा तो ये सोशल डायग्नोसिस, ये तो फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था मैंने, जहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बताया था सोशल वर्क की, उसमें बताया था मैंने मैरी रिचमंड के बारे में सोशल डायग्नोसिस को लेकर के, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1423, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट इवेंट मेंशन है, उसके अलॉन्ग विद कुछ इम्पोर्टेंट डेट मेंशन है, और आपको ऑब्जर्वेशन डेट के आधार पर आपको पेयर करना है कौन सा इवेंट कौन सी डेट को होता है, ऑब्जर्व किया जाता है या उसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसको ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली 22 से 22 मार्च को। एंड वर्ल्ड अर्थ डे विच इज ऑब्जर्व ऑन दी 22 अप्रैल। एंड दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दैट इज ऑन दी 5 जून। एंड दी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये 11 जुलाई। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3412। सो 3412 ये करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें लिस्ट 1 में आइटम दिए गए हैं और उसके लेकर के लिस्ट 2 में उसके एक्ट दिए गए हैं, प्रोविजंस। तो आपको बताना है जो एक्ट है किसको लेकर के है, इसके प्रोविजंस क्या क्या है, ठीक है। तो वर्क कमेटी यहाँ पे मेंशन है, सेट ऑन दी सेट ऑफ दिया है, और कंटिन्यूस सर्विसेज एंड सब्सटेंसेस अलाउंस दिए गए हैं, और 5th दिया है फैक्ट्री एक्ट, और साथ में उसके अलॉन्ग विद दी कुछ एक्ट मेंशन है जैसे कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एंड स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो आपको मैच करना है, ठीक है। सो जैसे इसमें वर्क कमेटी दी गई है तो ये बेसिकली रिलेटेड है आपकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को लेकर के, ठीक है। और सेट ऑफ क्या है, ये किससे रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड टू दी पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। और अगर आपने ये सभी एक्ट पढ़े होंगे ना थोड़े से, तो अब भी आपको याद होगा कि बेसिकली ये जो टर्म आ रही है ना इन्हीं एक्ट को लेकर के है। सो कंटिन्यूस सर्विस से ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपकी पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट। और सब्सटेंसेस अलाउंस और फैक्ट्री एक्ट है, इसमें से दो में से एक किसी से होगा, तो इसका जो राइट इसमें जो राइट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा फैक्ट्री एक्ट, इसमें थर्ड से। सो इसका आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर भी मेंशन है, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट एंड थर्ड। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मैंने सही बताया ना, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में लिस्ट मेंशन है और इसके कुछ एक्ट हैं साथ में अलॉन्ग विद उसकी जो ईयर मेंशन है किस ईयर में एक्ट लागू हुआ था। सो आप देख सकते हैं लगातार ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इसमें हमने डाले हुए हैं इसी जानबूझकर, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आप सॉल्व कर पाएँ। और देख लीजिए लिस्ट 1 में मेंशन है कुछ एक्ट हैं और उसके अलॉन्ग विद द ईयर मेंशन है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट एंड डॉरी प्रोविजन एक्ट एंड द हिंदू मैरिज एक्ट। सो इसका जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मुस्लिम मैरिज एक्ट है ये कब आया था, ये आया था आपका 1939 में। उसके बाद चाइल्ड मैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ये कब आया था, ये आया था आपका 1929। उसका डॉरी प्रोविजन एक्ट ये आया था आपका 1961। हिंदू मैरिज एक्ट विच कम ऑन 1955, ठीक है। सो ये इसका आपका मैच हो जाएगा 1432, ओके। सो 1432 ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर आप देख सकते हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन है और ये
इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत है एग्जाम में। देखो 100 क्वेश्चन में लगभग आपके 22 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन केवल असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे। तो आप इसको, ये क्वेश्चन फ्री, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये फ्री मार्क्स देते हैं आपको। इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, और जिसमें जो बोला जा रहा है उसको आप पढ़िए अच्छे से, और बस जस्ट आपको इसको आंसर देना है कि बात इन्होंने जो बोली है सही है कि नहीं है। जैसे कि इसमें बोला गया है कि सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सो ये बात ठीक है, सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और उसके बाद रीजन दिया है कि सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड विद दी वन लाइफ। ये भी बात ठीक है, जब लाइफ लाइफ ही नहीं रहेगी, लाइफ खत्म हो जाएगी, तो सोशलाइजेशन क्या होगा। तो सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड विद दी वंस लाइफ, तो ये भी रीजन इसका सही दिया गया है, तो दोनों ही सही है। सो आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको याद कुछ ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। जस्ट आपको इसको विजुलाइज कीजिए क्या उसमें दिया गया है और क्या बेसिकली इसका रीजन मेंशन है, बस। और जब भी आप इसका देखें एसेसन के साथ, जब भी आप रीजन पढ़ें तो उसमें लगा दीजिए बिकॉज। ठीक है, बिकॉज के साथ आप सेकंड रीजन को पढ़िए, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे कि इसमें दिया है सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो ये बात ठीक है, सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और बिकॉज द सोशलाइजेशन प्रोसेस एंड विद वन डेथ, तो बस इससे आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। जब दोनों सेंटेंस पढ़ेंगे उसके बीच में आप बिकॉज लगा दीजिए। ठीक है, उसके साथ इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 45 असर्शन में दिया गया है कि पोजीशन ऑफ द लेबर वेलफेयर ऑफिसर इज ओनली ऑर्नामेंटल बट नॉट अ प्रैक्टिकल, कि जो लेबर वेलफेयर के ऑफिसर की जो पोजीशन होती है, उसका जो पद होता है बेसिकली ऑर्नामेंटल, मतलब कि जस्ट दिखाने के लिए होता है। बेसिकली प्रैक्टिकल उसका कुछ काम नहीं होता है, ना ही वो काम करता है, जस्ट दिखावटी होता है। और बिकॉज द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब इज़ अ प्री रिक्विसाइट, तो ये इसमें बोला गया है। तो आपको बताना है कि बेसिकली ये दोनों सही है कि नहीं है। सो जो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो तो गलत ही है। क्या मैंने सही बोल दिया क्या? ये गलत है, क्योंकि ये जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर होता है, ऐसा नहीं, उसका काम होता है, उसका काम होता है तभी तो वो लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को चला पाता है। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर नहीं होगा तो कैसे कोई संस्था चलेगी। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है इसमें वो सही है, राइट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, रही सही जॉब के लिए सही पर्सन, इट इज़ अ प्री रिक्विसाइट। ठीक है, सो रीजन सही है इसका, बट असर्शन गलत है। सो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा 45 का? दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 46 असर्शन रीजन दिया गया है, इसमें दिया है कि पार्टिसिपेशन इन एसएचजी लीड टू दी वीमेन एम्पावरमेंट। अगर जो एसएचजी ग्रुप होते हैं ना, उनमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन अगर होता है तो महिलाओं की एम्पावरमेंट होता है। ये बात सही है, इसमें जो बात की गई है एसेसन में एकदम सत्य है। और इसके साथ इसका जो रीजन दिया है कि थ्रू पार्टिसिपेशन ऑफ एसएचजी वीमेन इम्प्रूव देयर सेल्फ इमेज, मेक बेटर चॉइस एंड एनहेंस देयर फाइनेंशियल स्टेटस। तो ये भी बात ठीक है कि जो एसएचजी ग्रुप होते हैं उनमें महिला जब काम करती हैं तो उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो भी ठीक हो जाती है, सेल्फ इमेज भी बढ़ जाती है, फैमिली में उनका कद बढ़ जाता है, पॉलिटिकल पावर मिल जाती है थोड़ी सी, फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ जाता है। तो दोनों ही बात सही है और इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 47 में मेंशन किया गया है कि जो वर्कर होते हैं, वर्कर पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्री रिजल्ट इन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। ओके, और उसके बाद दूसरा मेंशन किया गया है कि वर्कर एजुकेशन प्रोग्राम डज नॉट इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर। तो इसमें दिया गया है रीजन, देखो फर्स्ट जो है असर्शन तो ठीक है, और रीजन में बोला गया है कि भाई वर्कर एजुकेशन, वर्कर की जो शिक्षा दी जाती है, जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उनसे वर्कर का पार्टिसिपेशन इनकरेज नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, ये तो गलत नहीं दिया गया है। तो जो जो तो इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना। सो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। ये जो करेक्ट है, बट राइट इज आर इज नॉट अ राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये। क्वेश्चन नंबर 48 राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क। सोशल वर्क का जो बेसिकली राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एक प्रिंसिपल है, किसका? सोशल वर्क का। और इन अ सोशल वर्क प्रैक्टिस द क्लाइंट इज गिवन फ्री हैंड टू द डिसाइड अबाउट हिज हर फ्यूचर। सोशल वर्क प्रैक्टिस में जो क्लाइंट होता है इज गिवन फ्री हैंड टू डिसाइड इज हर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए उसको पूर्ण अधिकार होता है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तो क्या ऐसा होता है? सो देख सकते हैं ये बात रीजन भी सही दिया गया है कि ऑफ कोर्स जो क्लाइंट होगा उसको अधिकार होता है ना अपने अकॉर्डिंग वो जो भी अपनी समस्या सुलझाए, और जो सोशल वर्कर होता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही उसकी समस्या को सुलझाया जाए, उसके उसके वैल्यू, उसके जो भी ये जो राइट्स होते हैं उसको देखते हुए।
ठीक है। और जो असर्शन दिया गया वो ठीक दिया गया, बट इसका राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज इसमें बेसिकली अलग चीज़ बोली गई है कि सोशल वर्कर का जो प्रिंसिपल है सेल्फ डिटर्मिनेशन है, और इसमें बोला गया है कि सोशल वर्क प्रैक्टिस द क्लाइंट हैज़ गिवन फ्री एंड डिसाइड हैज हर फ्यूचर। तो दोनों बात ठीक है, बट इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है इसका, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा इसमें गलत हो गया, कितना भी सही करो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गलत टाइप हो गया, रॉन्ग टाइप हो गया, इसको आप जस्ट इग्नोर कर सकते हैं। इसमें दिया गया वर्ल्ड एल्डर्स डे ऑब्जर्व किस डे को ऑब्जर्व किया जाता है, तो 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एल्डर्स डे। एंड क्वेश्चन नंबर 49, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन इसमें पूछा गया, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सो इसमें पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हिंदी में भी मेंशन कर दिया मैंने, चेतना धर्म। थोड़ा सा कठिन शब्द है, आप इसको पढ़ सकते हैं हिंदी वाले। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो वर्कर होते हैं, उनको एज ए मॉडल माना जाता है, और उनके उनके अकॉर्डिंग ही कि ये जो मॉडल है इसके जैसा इसमें काम किया जाता है उसी प्रकार से करना है। तो ये बेसिकली मेथड होता है, अ मेथड ऑफ वर्किंग विद अ ग्रुप्स इन विच ग्रुप वर्कर्स इज प्रेजेंटेड एज ए मॉडल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 50, एक्रोफोबिया क्या है? एक्रोफोबिया इज अ फियर ऑफ हाइट। हाइट पे जाने से डर लगता है, जैसे किसी किसी को पहाड़ चढ़ने के बाद ऊपर से डर लगता है, या टावर पे चढ़ने में डर लगता है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 51, रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू, जो रिसर्चर होता है उससे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, मतलब क्या क्या करना चाहिए उसको? स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इन द फील्ड में जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको स्टडी करना, जनरेट न्यू प्रिंसिपल एंड थ्योरीज, नए नए प्रिंसिपल नई नई थ्योरी को जनरेट करना, सिंथेसाइज दी आइडिया गिवन बाय द अदर्स, दूसरों के द्वारा दिए गए आइडिया को सिंथेसाइज करना, उसको एनालाइज करना, उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी थ्योरी में। ये भी सही बात है, चारों ऑप्शन ठीक है, तीनों ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली आप लोगों के लिए है, और इसको आप सॉल्व कीजिए। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट मेंशन है, उसकी ईयर आपको पता होनी चाहिए, तो आप ईयर देखिए इसकी क्या है, और आपको इसको सीक्वेंस में लगाइए, आपको आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा 1432 1234। बट आपको इसकी जो ईयर है आप उसको गूगल पे जाके सर्च करिए, आपने पढ़ा है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अगर आपको मन है तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए 52 का राइट जो ईयर कौन सा है सभी एक्टों का। सो ये थे क्वेश्चन, टोटल 51 क्वेश्चन थे, 52 आपके लिए है। और सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और एग्ज़ाम के काफ़ी दिन, बस 15-20 दिन बचे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन जितना हो सके ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम है पूरा ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं सोशल वर्क दोनों ही पेपर के, तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और इसका यही मंत्र है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।